बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में। आज पढ़ेंगे उत्प्रेरण, कैटालिसिस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। उस एग्जाम्पल्स को समझेंगे, उसी से रिलेटेड हम आपको ये टॉपिक समझेंगे। जैसे मान लेते हैं आप घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, तो यानी कि अलग अलग साधनों से यदि आप जाते हैं तो आपको क्या चीज़ मिलेगी। जैसे आप देखेंगे, यदि आप पैदल जाते हैं तो आपको स्कूल जाने में समय ज़्यादा लगेगा। यदि आप उसी को आप बस से जाते हो तो आपका समय कम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आप स्कूल आ रहे हैं तो इसमें किसके द्वारा आ रहे हैं? बस के द्वारा आ रहे हैं। बस ने आपको वहाँ पर रिसीव किया और यहाँ पर छोड़ दिया, फिर वो बस अपना पुनः चला गया। तो यहाँ पर देखेंगे बस जो है ना तो आपके घर से मतलब रख रहा है ना तो स्कूल से मतलब रख रहा है। सिर्फ क्या काम कर रहा है कि आपको लेके आ रहा है, यानी कि आपको वहाँ से घर से वो लाया और स्कूल तक छोड़ दिया, तो यानी कि वो काम कर रहा है। तो यानी कि इसी से रिलेटेड हम आपको इस एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे जो हम यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उत्प्रेरण। तो यहाँ पर उत्प्रेरण क्या होता है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कोई अपक्रिया यानी कि कोई रिएक्टेंट यहाँ पर ये दिया गया है। जैसे मान लेते हैं एथीन, एथीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एथीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको एथीन कहते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ये अपक्रिया करता है, तो अपक्रिया करने के बाद यहाँ पर यानी कि ये देखेंगे जो हाइड्रोजन के बीच जो ये बंध है ये टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है और इसके बीच में ये बंध यहाँ पर ये ब्रेक होता है, तो यानी कि एक बॉन्ड यहाँ पर ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ करके यहाँ पर क्या बनाता है? CH2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। ये जो क्या बना लिया? एथेन। यहाँ पर ये क्या हो गया? एथीन से एथेन बना लिया। अब ये सपोज करिए यहाँ पर सपोज करिए यही चीज यहाँ पर एथीन से एथेन बनने में मान लेते हैं यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन के बीच जो बंध है और ये एथीन के बीच जो बॉन्ड है, ये टूटने में इसको तोड़ने के लिए सपोज करिए यहाँ पर मान लेते हैं वो 1200 किलो कैलोरी जूल प्रति मोल एनर्जी यहाँ पर लगता है। ये देखिए ये माना गया है, यहाँ पर ये समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ये हाइड्रोजन के बीच जो यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है और जो यहाँ पर ये इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, मान लेते हैं इसको तोड़ने के लिए हमको 1200 किलो कैलोरी जूल प्रति मोल एनर्जी जो है यहाँ पर ये देना पड़ता है। ये दे करके फिर जो है यहाँ पर ये क्या बनाता है? एथेन बनाता है। इसको यहाँ पर ये समझेंगे। अब यहाँ पर यदि हम इसको हम ग्राफ में बनाएं, ग्राफ में यहाँ पर इसी को मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसी को ग्राफ में बनाते हैं। इसको इस तरीके जो हम रिएक्शन लिखे हैं इस ग्राफ को यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ को बनाएंगे? एक तरफ हम मान लेते हैं अपक्रिया निर्देशांक है, अपक्रिया निर्देशांक है। चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ाया गया था, यदि आप लोग को ध्यान में होगा तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक टॉपिक है। यहाँ पर अपक्रिया, इधर हम मान लेते हैं अपक्रिया निर्देशांक है और इधर जो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है? ये ऊर्जा है। ये इधर ऊर्जा है और इधर क्या मान लिए हैं? अपक्रिया निर्देशांक है। अब यहाँ पर ये जो क्या लिया गया, ये हमारा ये क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट।
अब इस रिएक्टेंट को मान लेते हैं यहाँ पर है, इसको, ये हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा एथीन और यहाँ पर ए रिएक्टेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन, और रिएक्टेंट क्या है हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर दोनों मिलकर के ये रिएक्टेंट का काम करेंगे। ये रिएक्टेंट से यानी कि इसको जो है 1200 किलो कैलोरी जूल, यानी कि यहाँ पर इसको संक्रियण ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए 1200 किलो कैलोरी जूल पर मोल यहाँ पर ये एनर्जी दिया जाता है। यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, यहाँ पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा हम पहले भी बता चुके, संक्रियण ऊर्जा क्या होता है, यानी कि रिएक्टेंट से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने के बीच की ये जो मध्य अवस्था, यानी कि जो यहाँ पर कह सकते हैं जो इसकी ऊर्जा ये दहली तल ऊर्जा स्थल तक पहुंचाता है, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट को हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, दहली तल ऊर्जा स्तर, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट से दहली तल ऊर्जा स्तर तक पहुंचाने में जो एनर्जी लगाई जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि जब इतना ऊर्जा, ये मान लेते हैं कितना ऊर्जा यहाँ पर ये शुरुआत में दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में वो कितना दिया गया है, हमने यहाँ पर कितना माना, 1200 किलो कैलोरी जूल यहाँ पर मान लिया। ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये मान लेते हैं ये 1200 किलो कैलोरी जूल पर मोल, यहाँ पर ये एनर्जी इतना दिया गया है। अब ये यहाँ पर रिएक्टेंट से यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है, यानी कि यहाँ पर CH2 यहाँ पर ये क्या बन रहा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, CH3, ये हमारा जो क्या बना है, एथेन बना है, ये क्या है, एथेन। अब यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ से इसके बीच में और इस यहाँ पर ये रिएक्टेंट के बीच में हमने बोला कि यहाँ तक ये जो एनर्जी दिया जा रहा है ये 1200, यानी कि जो रिएक्टेंट से रिएक्टेंट हमारा यहाँ पर एथीन और हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, इसको जब 1200 किलो कैलोरी जूल एनर्जी दिया जाता है तब ये इसके बॉन्ड जो है टूट करके, यानी कि टूट करके ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट में एथेन बनाते हैं। अब यहाँ पर ये समझेंगे इसी अभिक्रिया को, यानी कि यहाँ पर इसकी ऊर्जा यहाँ पर ये कम लगे, कहने का मतलब ऐसा कोई, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, जैसे आप पैदल स्कूल आ रहे थे तो आपको समय ज्यादा लग रहा था, जब आप बस से स्कूल आ रहे थे उस समय आपका समय क्या लग रहा था, कम लग रहा था, यानी कि ऐसा भी इसमें कुछ होता है। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पर यानी कि हम बात कर रहे हैं जैसे बस से आप स्कूल आ रहे हैं लेकिन बस जो है स्कूल में नहीं आया, अब वहाँ पर ये आपका जो बस क्या है, बस जो है आपका पहुँचाने का काम कर रहा है, जबकि ना तो आपके घर से कोई मतलब रख रहा है, ना तो कोई आपके स्कूल से मतलब रख रहा है, सिर्फ आपका ये समय का बचत किया। ठीक उसी प्रकार से एक यहाँ पर ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया होती है, उसी प्रकार एक बस के जैसा यहाँ पर एक निकिल, यहाँ पर निकिल आता है, तो निकिल को जब रखते हैं, निकिल को रखने के बाद इस ठीक उसी बस की तरह कार्य करता है, यानी कि समय को बचाता है। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया, यानी कि ये मान लेते हैं शुरुआत में इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए ये 1200 किलो कैलोरी जूल एनर्जी लग रहा था। अब जो है, अब ये निकिल क्या काम करेगा, निकिल ये काम करेगा, अब इसकी ऊर्जा और कम लगेगी, ये इन दोनों इसके बॉन्ड को तोड़ने में और ऊर्जा कम लगेगा। तो मान ले यहाँ पर ये इसके बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ने में
इसके कम ऊर्जा, यानी कि यहाँ पर पहले 1200 किलो कैलोरी मान लेते हैं, जब निकल की उपस्थिति में किया जाएगा वही चीज कितने में होगा, ये 600 किलो कैलोरी जूल में, ये जूल प्रति मोल में। ये कब होगा, जब निकल के उपस्थिति में किया जाएगा, तो यही चीज क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हमारा वही बनेगा, लेकिन वही अभिक्रिया बस की तरह है। जैसे बस जो है समय का बचत करता है, ऐसे ही ये क्या करेगा, ये ऊर्जा की बचत करेगा। तो जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ये क्या बनाएगा, एथेन का बनाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर ये क्या है, इसको यानी कि कह सकते हैं जो घर से स्कूल तक बस छोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन घर और स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो बस यानी कि ठीक उसी प्रकार निकल है, तो निकल भी इस अपक्रिया को करा रहा है, कराने में, लेकिन यहाँ पर भाग नहीं ले रहा है। इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि बस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कुछ घटेगा नहीं। वैसे ही निकल में यहाँ पर क्या होगा, कुछ घटेगा नहीं। यानी कि वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक वेग को परिवर्तित कर देता है, यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं द्रव्यमान और संघट्ट के दृष्टि से अंत में अपरिवर्तित रहता है। ठीक उस बस के भांति ही, यानी कि जैसे आपको घर से स्कूल पहुंचा दिया और ना तो स्कूल से कोई मतलब रखा, ना तो घर से कोई मतलब रखा, ठीक उसी प्रकार से निकल क्या काम किया, इन दोनों को अपक्रिया करा करके, अपक्रिया कराने के बाद, और इस निकल का इस अपक्रिया में कोई वास्ता नहीं है, यानी कि अपक्रिया कराने के बाद वो क्या करता है, निकल लेता है। तो यानी कि यहाँ पर ये इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस जो यहाँ पर निकल काम क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये क्या कहलाता है, उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहलाता है। और जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पर इस पूरे यह क्रिया उत्प्रेरण या कैटालिसिस, इंग्लिश में इसे कैटालिसिस कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं, कैटालिसिस कहलाता है। अब यहाँ पर उसी को यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर ये निकल हमारा ये काम क्या किया है, इसी को जैसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से, तो यहाँ पर हम यदि हम बताना चाहें, जैसे यहाँ सपोज करिए ये जो निकल है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये निकल है, ये हमारा निकल है। निकल काम क्या करता है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, जैसे कोई दो बंदे यहाँ पर कोई लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपस में खूब जो है फोर्स लगा करके लड़ रहे हैं। यदि कोई तीसरा व्यक्ति अगर से आए, तो तीसरा व्यक्ति इसको दोनों को अपनी तरफ खींचे, तो खींचने के मान लेते हैं इन दो जो पहले लड़ रहे थे, इन दोनों की फोर्स कितना था, 1200 किलो कैलोरी जूल पर मोल से ये दोनों एनर्जी लगा रहे थे एक दूसरे के बीच में। जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो यहाँ पर ए इसको खींचता है, इसको खींचता है, तो खींचने के बाद देखेंगे यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इन दोनों जो लड़ रहे थे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर धीरे धीरे टूट सकते हैं। अब यहाँ पर वही कुछ ऐसा ही इसमें भी होता है। यहाँ पर ये मान लेते हैं जो निकल है, अब इस निकल में निकल काम क्या करता है, इसको अपनी सतह पर, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपस में क्या करता है, ये अधिशोषित करता है। यहाँ पर हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस चैप्टर में हम उसी का अध्ययन करेंगे जो किसी सतहों पर आकर के आकर्षित होता है। अब यानी कि ये निकल काम क्या करेगा, ये यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यहाँ पर एथीन और यहाँ पर H2 को यहाँ पर ये आपस में ये क्या करेगा, एक कलेक्ट कर लेगा। तो कलेक्ट करने के बाद ये क्या होगा, ये कुछ इसमें अपनी तरफ ये आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर ये आकर्षित करेगा। आकर्षित करने के बाद देखेंगे यहाँ पर इसके बीच में जो यहाँ पर ये आकर्षण हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये पहले तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। लड़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर ये
ये निकिल अपनी तरफ खींच रहा था, ये दोनों जो बॉन्ड जो हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि इसको ऐसे लिखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये आपस में छेड़ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। वैसे ही ये निकिल जो है अपनी तरफ इसको खींचेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, ऐसे यहाँ पर भी खींचेगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के बीच में और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पर ये देखिए, ये यानी कि जो इसके बीच में पहले 1200 किलो कैलोरी जूल एनर्जी यहाँ पर लग रहा था, अब वही जो होगा कितने का यहाँ पर होगा, किलो कैलोरी जूल पर मोल यहाँ पर एनर्जी लग रहा था, अब वही यहाँ पर निकिल, यानी कि निकिल की उपस्थिति में जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या बन रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में ये दो कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर सेम वही चीज है, ये हमारा किस तरह काम कर रहा है, ये बस की तरह काम कर रहा है। ये क्या है, बस है, बस दोनों को यहाँ पर बैठाया, बैठाने के बाद इसके बीच में क्या हुआ, ये इसके बॉन्ड जो है कम कर दिए, इसकी एनर्जी कम हो गया, इसकी भी एनर्जी कम हो गया, और इन दोनों को आपस यानी कि जब ये दोनों को यानी कि बस जो है जैसे ही उसको उतारने के बाद दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये क्या करता है, ये बनाता है एथेन। अब ये जो एनर्जी यहाँ पर ये लग रहा है, ये एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस समय 600 किलो कैलोरी जूल पर मोल, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज देखेंगे, उसी को यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, यानी कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का काम है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, जो यहाँ पर ये इसके सतह पर आके ये चिपक रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। शुरुआत में हमने चर्चा किया था, इसको क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब यहाँ पर CH2 और CH2 और ये क्या अधिशोष है, यहाँ पर ये देखेंगे क्या है, अधिशोष है, और ये क्या है, यानी कि जिसके सतह निकिल के सतहों पर आके चिपकता है वो क्या है, अधिशोषक है, अधिशोषक है। यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर आके चिपका, ये अधिशोषक है, और जो चिपका वो अधिशोष है। ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये देखेंगे, और ये दोनों अधिशोष है, और ये क्या है, अधिशोषक है। और यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाता है, यानी कि यहाँ पर ये अधिशोषण कहलाता है। उसके बाद जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाता है, निकिल अपना क्या करता है, ये अपना निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर CH3 एक प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या करता है, छोड़ देता है। ये चीज वही चीज यहाँ पर इस ग्राफ में समझेंगे। इस ग्राफ में अब मान लेते हैं, अब यहाँ पर ये निकिल के उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। अब ये रिएक्टेंट से हमारा यहाँ पर जब निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर संक्रियण ऊर्जा का मान क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि संक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट तो हमारा वही बनेगा, लेकिन अब क्या है, पहले हमको इस रिएक्शन को कराने के लिए 1200 किलो कैलोरी जूल प्रति मोल यहाँ पर एनर्जी व्यय करना पड़ता था। अब यही जो है हमको कितना व्यय करना पड़ेगा, 600 किलो कैलोरी जूल प्रति मोल। अब ये यानी कह सकते हैं, ये जो अभिक्रिया हुआ था, ये उत्प्रेरक के बिना, यानी कह सकते हैं उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया। और ये देखेंगे, ये जो यहाँ पर यह अभिक्रिया बन रहा है, ये देखेंगे उत्प्रेरक के उपस्थिति में, उत्प्रेरक के उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया हो रहा है, ये देखेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये देखेंगे उत्प्रेरक के बिना उपस्थिति में, उत्प्रेरक के बिना उपस्थिति में ये अभिक्रिया जो हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे निकिल के उपस्थिति में अभिक्रिया हुआ है, तो यहाँ पर संक्रियण ऊर्जा, यानी कि यहाँ पर जो देखेंगे संक्रियण ऊर्जा, पहले मान लेते हैं 1200 लग रहा था, तो इस समय सपोज करिए यहाँ पर 600 किलो कैलोरी जूल पर मोल यहाँ पर लगेगा। ये हम आपको
यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे 1200 किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पर ये हम समझाने के लिए यहाँ पर माने हैं। तो जैसे यहाँ पर जितनी एनर्जी है, तो यानी कि किसी संक्रियण किसी भी यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराते हैं तो उसके संक्रियण ऊर्जा के मान में परिवर्तित होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसके यहाँ पर ये कह सकते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया यदि कराई जाती है तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, परंतु ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जबकि इसके देखेंगे इसमें जो है द्रव्यमान और इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी को यहाँ पर हम लिखे, वह पदार्थ जो रासायनिक वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं द्रव्यमान और संघट्ट के दृष्टि से अंत में अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कहलाता है। ये हम पहले भी चैप्टर नंबर 4 में चर्चा कर चुके हैं। उत्प्रेरक कहते किसे हैं, उसी के आगे हमको यहाँ पर पढ़ना है उत्प्रेरण। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह क्रिया जो ये पूरी प्रोसेस हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिया उत्प्रेरण कहलाता है। ये चीज यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अब ये इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक, इतना यहाँ पर इसको नोट करेंगे। इसके आगे हम इधर यहाँ पर मिटा देते हैं। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, इसको समझेंगे। यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक में कह सकते हैं उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता बढ़ाने वाले, उत्प्रेरक की, यहाँ पर ये क्या है, उत्प्रेरक। हमने यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक बोला है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरण वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक हाइपर विधि द्वारा अमोनिया, हाइपर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ पर समझेंगे। हाइपर विधि द्वारा अमोनिया में क्या होता है, यहाँ पे N2 और हाइड्रोजन H2 आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर N2 प्लस H2 ये आपस में अभिक्रिया करके आयरन, यहाँ पे उत्प्रेरक हम क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं। ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक हम बता चुके हैं, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि ये आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, एक सुंदर सा अमोनिया का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कर देंगे, ये आपस में हो जाएगा बैलेंस। अब यहाँ पर ये देखेंगे उत्प्रेरक वर्धक में, यानी कि अब यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पर ये ध्यान देंगे, जो यहाँ पर ये अभिक्रिया हो रहा है आयरन की उपस्थिति में हो रहा है, हमने ये बोला है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक की, यानी कि ये उत्प्रेरक क्या काम करता है, यहाँ पर ये अभिकारक के वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है, यानी कि रिएक्टेंट के वेग को परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर ये कहता है उत्प्रेरक की, हमने यहाँ पर बात करें उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता, यानी कि इसकी क्षमता और बढ़ा दिया जाए
इसके लिए बढ़ाने वाले उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यानी कि इसकी क्षमता और बढ़ा दिया जाए इस उत्प्रेरक की, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। इस उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मॉलिब्डेनम या वेनेडियम डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड कह सकते हैं। यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसके उपस्थिति में ये दोनों क्या काम करते हैं, ये दोनों देखेंगे काम जो है उत्प्रेरक की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। पहले यही अभिक्रिया जो है सिर्फ आयरन की उपस्थिति में हो रहा था। हमने एक बार पुनः समझेंगे, हम यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक की बात करें। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, हमने बोला कि उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता बढ़ाने वाले। अब यहाँ पर देखेंगे उत्प्रेरक हमारा क्या है, आयरन है। आयरन जो है ये किसको परिवर्तित करता है, यहाँ पर ये अभिकारक के वेग को परिवर्तित करता है। जबकि हमने क्या बोला, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता, यानी कि इसकी और क्षमता बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने के लिए और यहाँ पर अलग चीजों का प्रयोग किया, यानी कि जब मॉलिब्डेनम और जो है यहाँ पर डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड को लेते हैं, तब यहाँ पर उत्प्रेरक का वेग यानी किसी कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो जिसके फलस्वरूप ये क्रिया क्या होता है, और तेज होता है। यानी कि यहाँ पर तेजी के साथ यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पर जितनी तेज यहाँ पर बनेगा उतनी तेज यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होगा। अब यहाँ पर वही चीज यहाँ पर देखेंगे, ये इसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसके आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक के आगे यहाँ पर उत्प्रेरक विष। अगला टॉपिक हमारा क्या है, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष या अथवा उसी को कह सकते हैं अथवा प्रति उत्प्रेरक, दोनों कह सकते हैं। इसको समझें, उत्प्रेरक विष अथवा जो है प्रति उत्प्रेरक, ये ठीक उसी का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को क्या करता है, नष्ट कर देता है। उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट करता है, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। अब इसको समझेंगे, उत्प्रेरक विष क्या होता है। अब यहाँ पर हमने बात किया था उत्प्रेरक वर्धक में, उत्प्रेरक वर्धक का क्या होता है, इस यहाँ पर ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को क्या कर देता है, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और उसी का जस्ट उल्टा है उत्प्रेरक विष अथवा प्रति उत्प्रेरक। अब प्रति उत्प्रेरक क्या होता है, इसको समझेंगे। यानी कि यहाँ पर बोलेंगे ऐसा पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि इसका जितना कार्य करने की क्षमता पहले था, यानी कि ऐसे पदार्थ के और उपस्थिति में रख दिया जाए तो उसकी कार्य क्षमता क्या होती है, और घट जाती है। यानी कि ये जो यहाँ पर ये इसके वेग को बढ़ाने, यहाँ पर तेजी से बढ़ा रहा है, यानी कि ऐसे पदार्थ की उपस्थिति में किया जाए जो इसके वेग को ये और क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे इसी रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हाइपर विद्युत द्वारा अमोनिया में N2+3H2, यहाँ पर ये हो जाएगा 2NH3। यहाँ पर यदि आयरन के उपस्थिति में यह क्रिया हो रहा है तो जितनी तेज यहाँ पर होता है वो तो ठीक है। अब इसको किसके उपस्थिति में यहाँ पर अगर से किया जाए, जब इसी को H2S और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की इसी के प्रेजेंस में यहाँ पर अभिक्रिया यहाँ पर कर दिया जाए तो इसकी क्षमता ये, यानी कि
उत्प्रेरक की क्षमता जो होगी, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता जो होगी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात तो विष के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कह सकते हैं स्वीट पॉइजन का काम करता है। तो यहाँ पर ये उसकी उत्प्रेरण क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ऐसे उसी को हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष अथवा प्रति उत्प्रेरक कहते हैं। इसको आप यहाँ पर नोट करेंगे। अगला जो हम इधर हम मिटा देते हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर अधिशोषण के प्रकार। एक प्रकार आप उसके पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। यहाँ पर देखेंगे इसके पहले भी अधिशोषण के प्रकार पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर देखेंगे एक भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद के संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे अधिशोषण के प्रकार में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अभिकारक और उत्प्रेरक। यहाँ पर हो जाएगा क्रियाकारक या अभिकारक कह सकते हैं, क्रियाकारक या कह सकते हैं अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रियाकारक, अभिकारक, उत्प्रेरक, क्रियाकारक, अभिकारक या उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समांगी अधिशोषण। यहाँ पर हो जाएगा समांगी अधिशोषण, और दूसरा क्या हो, सॉरी यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, और यहाँ पर तो हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। ये चीज यहाँ पर देखेंगे दो प्रकार के होंगे। एक यहाँ पर ये हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण, एक होता है यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण। यानी कि अधिशोषण यहाँ पर क्रियाकारक, अभिकारक, उत्प्रेरक उत्पाद के भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी उत्प्रेरण और दूसरा क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण। अब यहाँ पर इसको समझेंगे, समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। जब देखेंगे क्रियाकारक, अभिकारक और उत्पाद एक समान प्रावस्था में होते हैं, यानी कि यहाँ कह सकते हैं जब क्रिया कारक और यहाँ पर अभिकारक भी कह सकते हैं, अभिकारक उत्प्रेरक उत्पाद के यहाँ पर क्रियाकारक, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद ये देखेंगे जब यहाँ पर इनकी प्रावस्था समान होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें इसी को अपक्रिया में, यानी कि यहाँ पर जैसे देखें यहाँ पर अपक्रिया में SO2 की बात करें, SO2 प्लस O2, यहाँ पर ये दोनों अपक्रिया करके क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा। यहाँ पर देखेंगे SO2 प्लस O2, सॉरी यहाँ पर SO3 है, SO3 प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा O2, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, 3 2 6,
और यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर से आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे SO2 प्लस O2, यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये SO3 ये बना रहा है। ये देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है। अब यहाँ पर देखेंगे सभी यहाँ पर क्रिया कारक, अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद, यानी कि यहाँ पर ये अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, ये तीनों की भौतिक अवस्था क्या है, एक समान है। परावस्था क्या होता है, समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण, यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, उसी का जस्ट यहाँ पर क्या विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण में देखेंगे यानी कि यहाँ पर भिन्न परावस्था होता है। यहाँ पर कह सकते हैं ये क्रिया कारक और यहाँ पे अभिकारक उत्प्रेरक और उत्पाद, जब ये देखेंगे इनका भिन्न परावस्था होगा, भिन्न परावस्था होता है, तब यहाँ पर ये क्या कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। जैसे जो ये अभिक्रिया देख रहे हैं यहाँ पर हैबरली द्वारा अमोनिया यानी कि N2 प्लस H2 यानी कि यहाँ पर फ्री है, ये अभिक्रिया जो है आयरन की उपस्थिति में कराया जा रहा है, तो यहाँ पर 2NH3। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये आयरन क्या है, सॉलिड है, ये देखेंगे क्या है, ये गैस है। अब इसमें हमने क्या बोला, विषमांगी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये दोनों गैस तो है, ये भी गैस है, लेकिन ये क्या है, ये भिन्न है। जबकि इसमें देखेंगे यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक और उत्पाद, इन तीनों की भौतिक अवस्था आपस में क्या था, समान था। जबकि इसमें क्या है, इसमें देखेंगे ये सॉलिड है, ये भिन्न है। यानी कि यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, क्रियाकारक और अभिकारक और उत्प्रेरक उत्पाद, ये सभी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब इसी के बाद हम एक लास्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसको हम यहाँ पर पढ़ा भी चुके हैं, तो उसी के आगे यहाँ पर हम इसको यहाँ इधर कर ले रहे हैं। इसी के आगे अब यहाँ पर देखेंगे हमने अगला टॉपिक यहाँ पर लिखा है विषमांग उत्प्रेरण सिद्धांत। ये हमने पहले ही ये चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर हमको समझाना है। और यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर समझाए हैं उसी से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो अभिकारक थे, अभिकारक यहाँ पर समझेंगे एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं अभिकारक शुरुआत में लिए गए थे, जो शुरुआत में जो जब हम उत्प्रेरण की चर्चा कर रहे थे उसमें अभिकारक मान लेते हैं A और यहाँ पर अभिकारक B, यानी कि कोई भी अभिकारक A और B मान लेते हैं लिया गया है। अब उसमें कोई एक उत्प्रेरण एंट्री करता है, तो उत्प्रेरण यानी कि ये हमने यहाँ पर ये बोला है कि ये यहाँ पर ये दोनों आपस में, यानी कि यहाँ पर A और B ये दोनों आपस में पहले अभिक्रिया यहाँ पर नहीं कर रहे थे, यानी कि बहुत धीरे धीरे कर रहे थे। यानी कि एक उत्प्रेरण आता है तो जिसकी अभिक्रिया क्या होता है, वो अभिक्रिया करने यहाँ पर दोनों को आपस में मिलाने का कार्य करता है और स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है। उसी को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं किस प्रकार से। जैसे मान लेते हैं ये अभिकारक A और अभिकारक B, जैसे वहाँ पर हमने क्या उस एग्जाम्पल में लिया था, अभिकारक A को मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अभिकारक B को मान लेते हैं यहाँ पर H2। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों आपस में यहाँ पर अभिक्रिया एक उत्प्रेरक के ऊपर से, जो उत्प्रेरक हमारा यहाँ पर मान लेते हैं क्या था, निखिल था। अब यहाँ पर हम सपोज करिए ये एक उत्प्रेरक लेके आते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये उत्प्रेरक है, ये हमारा क्या है
उत्प्रेरक, एक उत्प्रेरक को हम क्या मान लेते हैं, ये निकिल, ये माना गया है, हम ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये निकिल ये क्या काम करेगा यहाँ पर, ये दोनों का उत्प्रेरक का काम क्या है, इन दोनों को आपस में मिलाना और मिला करके स्वयं ये निकल जाना और उसके संगठन में यानी कि उसके संरचना में और उसके भार में, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो। अब इसी ये दोनों ये काम क्या करेगा, इसके समीप आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इसके समीप आएगा, तो ये जो है ए से भी यहाँ पर ये ए को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर ये बी को भी अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि वहाँ पर अधिशोषण हो रहा है। यहाँ पर ये काम क्या कर रहा है, ये यहाँ पर देखेंगे जो खींचता है वो अधिशोषक कहलाता है और जो आकर के इस पर चिपकता है वो क्या कहलाता है, वहाँ पर अधिशोष कहलाता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये जो अपनी तरफ यहाँ पर खींच रहा है, तो यहाँ पर जो बनाएगा, यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या बनाएगा बी, ये आपस में जब यहाँ पर ये अपनी तरफ ये क्या काम करेगा, यहाँ पर ये खींचेगा, तो अब उसके बाद क्या होगा, खींचने के बाद यही चीज देखेंगे, ये दोनों आपस में धीरे धीरे क्या होते हैं, इन दोनों को ये मिलाने का काम करते हैं, दोनों को आपस में यहाँ पर मिलाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जो मिलाएगा तो यानी कि यहाँ पर ये बनाएगा कुछ इस टाइप से, ए है ये बी, ये आपस में क्या हो गया, यहाँ पर ये मिलाने का काम कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर ये काम क्या करेगा, इसको यहाँ पर ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। तो निकलने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, जो पहले उत्प्रेरक जैसा था, जैसा यहाँ पर उत्प्रेरक शुरुआत में था, वैसे यहाँ पर ए और बी आपस में बॉन्ड बना करके निकल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो बनाया था ए और बी उस अभिक्रिया में जो बताए थे वो क्या था, CH3 यहाँ पर ये चीज था। अब उसी को यहाँ पर देखिए, जो हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा उसी को ऊपर लैंग्वेज में लिखा है, तो यहाँ पर क्या काम करता है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण तथा फिर अधिशोषण। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या है, पहले यहाँ पर ये क्या था, विसरण, फिर उसके बाद क्या करता है, इस पे अधिशोषण करता है, अधिशोषण का काम करता है। अधिशोषण हमने बताया कि क्या काम करता है, अधिशोष जो है किसी अधिशोषक के पार्ट पर क्या करता है, चिपकता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ये अधिशोषण का कार्य यहाँ पर पहले किया, पहले यह विसरण था, अब वही चीज यहाँ पर क्या हो गया, अधिशोषण का कार्य किया। अब यहाँ पर देखेंगे, दूसरी लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पर उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण होता है। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे उत्प्रेरक की सतह पर, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का यहाँ पर ये निर्माण होता है। जो हमने यहाँ पर एक ग्राफ में यहाँ पर बना के दिखाया था, एक मध्यवर्ती वहाँ पर बनता है जो संक्रिय ऊर्जा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट यहाँ पर ये बनाया है। उसके बाद थर्ड लाइन में क्या कह रहा है, उत्प्रेरण की सतह से अधिशोषण द्वारा उत्पाद का हटना, यानी कि यहाँ पर ये क्या होता है, विशोषण द्वारा उत्पाद, यानी कि यहाँ से इसको यानी कि विलगित कर देना, अलग कर देना। अब यहाँ से ये इससे क्या होता है, अलग हो जाना, अलग होकर के क्या बनाता है, उत्पाद का हटना तथा उत्प्रेरक की सतह आगे के लिए तैयार है। ये उत्प्रेरक की सतह जो है ये आगे के लिए तैयार है, यानी कि और भी कोई इस तरीके से कंपाउंड मिलता रहेगा, उसको इस तरीके से वो आगे बढ़ाता रहेगा। ये उत्प्रेरक का वही काम है। तो जिस प्रकार से ये यहाँ पर एथीन और H2 को मिलाने का काम किया है, ऐसे ही ये फ्री हो जाता है फिर अगले रिएक्शन किसी और में कराने के लिए। तो आज हमने ये चीज़ यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया होगा, हम सभी को समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरण किसे कहते हैं और यहाँ पर उत्प्रेरण किसे कहते हैं। और यहाँ पर इसके पहले जो हमने बात किया था, एक उत्प्रेरण का और एक देखेंगे वहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का, यानी कि इसके एक हमने सीखा उत्प्रेरण क्या होता है
और एक हमने ये सीखा उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है, और अधिशोषण के प्रकार यहाँ पर देखेंगे। क्रियाकारक और अधिकारक और उत्प्रेरक उत्पाद के भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, जिसमें क्रियाकारक, अधिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद जो है उसकी अवस्था समान होती है, यानी कि सभी ये गैस अवस्था में होते हैं, उसे समांगी उत्प्रेरण। इसी का उल्टा देखेंगे, ये क्रियाकारक, अभिकारक और उत्प्रेरण उत्पाद ये क्या होते हैं, भिन्न अवस्था में होते हैं, जिसे यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और यहाँ हमने विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत को यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहाँ पर समझाया है। तो हम समझते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे जो है नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।